नमस्कार। आज हम आपके लिए संस्कृत व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, उच्चारण स्थनानि। आपको टॉपिक से ही पता चल जाएगा कि आज हम आपको क्या विशेष बताना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिन साथियों ने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप सभी से करबद्ध निवेदन एक बार पुनः इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी घर पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से पा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का आपका टॉपिक है उच्चारण स्थनानि, जिसे हम कहेंगे अल्प प्रत्याहार, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्कृत भाषा की दृष्टि से भी, और आपकी विद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उच्चारण स्थनानि है जो हम बोलते हैं, जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं, वोकल कॉर्ड बोला जाता है। उसमें किस अक्षर को किस स्थान से बोला जाता है, उसी के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य का स्वरतंत्र ये होता है कंठ, दंत, ऐसा जो गिरवा, तो यहाँ से लेकर के जब पूरा यहाँ तक इसको हम बोलते हैं मनुष्य का स्वरतंत्र। ठीक है ना। इस स्वरतंत्र से आपको कंठ से, आए समझे, दांत से, ओष्ठ से जो आपके ध्वनि निकलेगी उनके हिसाब से हम इनका नामकरण करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थनानि। उच्चारण दो प्रकार के होते हैं, बाह्यांतर और आभ्यंतर। ध्यान रखना, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है उच्चारण स्थल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्यांतर। तो अब मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए मेरे पीछे पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके महत्वपूर्ण है कि श्वसन के दो विभाग बताया मैंने, अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था, उच्चारण स्थनानि के अंतर्गत आपको दो प्रकार के श्वास में कहते हैं, आभ्यंतर और बाह्यांतर। तो मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे नोट कीजिए कि श्वास में दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य स्थान होते हैं जिसके हम ध्यान रखना, आपको इसको श्रवण स्थान भी कहते हैं, और आभ्यंतर स्थल को ही मुख्य स्थान कहा जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात आप लिखिए। देखो, आपके कुल 8 स्थान है। कितने? बाह्य स्थान के अंदर आपको जो बताना चाहता हूं, 3 महत्वपूर्ण है। उनमें देखो, आप सुनिए, उर, कंठ और सिर। उर यानी पेट, कंठ यानी गला, सिर यानी मस्तिष्क। जो बाह्यांतर आपको दिख रहा है, जिससे हम श्वास में यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं। और आभ्यंतर जो अंदर वाले होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? 5 है, सॉरी। जीवामूल, जहाँ से जीभ निकलती है, दंता, दांत, सुनना आप, नासिका, नाक, ठीक है ना, और ओष्ठी और तालु। ओष्ठ यानी ओठ, तालु यानी जो तालु बोलते हैं तालु। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे वर्ण है वो पाणिनि ने 8 बताए। कितने उच्चारण स्थल कितने बताए थे? पाणिनि ने 8 बताए थे। लेकिन आजकल इसमें मतभेद है, कोई आधुनिक जो व्याकरणाचार्य हैं वो उनको 10 भी बता रहे हैं, और कुछ विद्वान इनको 5 या 6 भी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत शिक्षा विभाग में चलती है, उनके आधार पर एक निम्न प्रकार से हम जो स्वर और व्यंजन, अब आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। जिन वर्णों से मात्राओं की जानकारी होती है वो स्वर हैं, और बाकी व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन से संबंधित हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप देखिए, उसमें स्वर आ इ ई उ रि ए ऐ ओ औ अंग अह, ठीक है ना, उसमें अनुस्वार भी है। और व्यंजन क ख ग घ ड़, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, क से लेकर ज्ञ तक।
उसके अंदर अक्षर रेखीय संयुक्ताक्षर है। आए समझे? ये जो मैंने आपको बताया है कंठव्य, दंतव्य, औष्ठव्य, तालव्य, ये जो आपको हमने हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं, आप आराम से विजिट कीजिए। तो आप मैं आपको टेबल के माध्यम से एक सारणी बना रहा हूँ, आप भी उसके माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेना चाहता हूँ, देखो इस सारणी में हम स्वर और व्यंजन दोनों लेंगे। सबसे पहले आपको देखो एक सारणी बना दो मेरे पीछे पीछे, आप भी एक सारणी बना के हम उसको आराम से उस सारणी के अंतर्गत जो मैंने आपको सबसे पहले मैं आपके लिए ले रहा हूं कंठव्य, कंठ जो कंठ से बोले जाते हैं। आज कंठ के अंदर आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है ना। कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कंठ में आप लिखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए अ है जो आया समझे, हस्व स्वर है अ ई उ, आया समझे, री और ए हस्व स्वर है। इसके बाद में आता है क वर्ग पूरा, तो क वर्ग में कौन सा आता है, क ख ग घ और अरे ये जो 5 मैंने लिखा है क वर्ग के, वो कंठ के अंतर्गत आते हैं, समझ आया। और इसके साथ साथ ह और विसर्ग, जो विसर्ग बताते हैं, विसर्ग मैं आपको बताना चाहता हूँ विसर्ग क्या होता है। ऐसे जो 2 पॉइंट लगाए जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, जैसे 2 बिंदु कहते हैं हिंदी में, किसी भी वर्ण के पीछे से 2 बिंदु लगाए जाते हैं तो वो विसर्ग कहलाता है। जैसे देखो मैं बताना चाहता हूँ रामः, तो राम के पीछे हमने 2 बिंदु लगाए, तो ये ह क्या हो गया, विसर्ग। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, विसर्ग। तो आपको समझना चाहिए कि जो कंठव्य हम बोलते हैं, कंठ से रिलेटेड अ क ख ग घ और ह आता है। दूसरे लेके तालव्य, कंठव्य यानी अपन बोलने के क ख ग घ, अरे इन जो कंठव्य से जिसकी ध्वनि निकलती है कंठ से, वो कंठव्य होता है। इसमें अ क ख ग घ ह और विसर्ग के लिए आया, समझे। अब लिखिए तालु, दूसरा है जो तालु से जिसकी ध्वनि निकलती है उससे हम तालव्य कहते हैं। अब तालु से कौन कौन से निकलते हैं, क वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग, बहुत अच्छा शाबाश। तो आप भी लिखिए इस च वर्ग के अंतर्गत अब आएगा इसमें ई, कौन सा आएगा, ई च छ ज ज ना ये और स। तो अब लिखिए देखो ई च छ ज ज और है ना, ये मैंने आपको बताया है तालव्य, तालु से संबंधित लिखिए आप भी। और इसके साथ में आता है ये और स, ये और श, ये जो क्या कहलाता है, तालु से रिलेटेड है, इसको हम तालु कहते हैं। तीसरा लिखिए मूर्धा, तीसरी ध्वनि होती है मूर्धा, ठीक है ना। तो अब मूर्धा के लिए आप लिखिए मूर्धन्य में। अब देखो मूर्धन्य में कौन आता है, री, कौन आएगा, री। अब देखो री और मूर्धन्य में यानी क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, अब आएगा ट वर्ग। तो ट लिखिए मेरे पीछे, ठ ड, अभी मैं हलंत क्यों कर रहा हूं, ध्यान है आपको, ये सब आधे अक्षर है, ड ढ और है सब, ये जो मैंने सब लिखे हैं आपके सब हलंत हैं, आप भी ध्यान रखना इनको। तो ये क्या कहलाते हैं, आधे अक्षर, ठीक है ना, इस तरीके से आपको। तो न री के बाद ट ठ ड ढ है ना, आया समझ में। और इसके साथ में र और स, र और श, आया समझ आपको। जो मैंने लिखवाया आपको, ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि र किस प्रकार का उच्चारण स्थल से संबंधित है, मूर्धा से संबंधित पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है, तालु से संबंधित, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 3 लिखवाए हैं। अब आगे आप भी मेरे साथ साथ नोट कर दीजिए। दंता, दंता मतलब होता है जिसको हम दांत से उच्चारण स्थल में करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए। दंता में आता है ली, क्या आता है, ली त थ द ध न, यानी जो दांत से बोले जाते हैं उन्हें दंता की श्रेणी में लेते हैं। त थ द ध न ल और स, यानी पहला स आता है तालु में, ध्यान रखना, दूसरा स मूर्धा में और तीसरा दंता में। इस प्रकार मैंने आपको तो कंठव्य बता दिए, तालव्य बता दिए, मूर्धन्य बता दिए और दंतव्य, जिसे हम दंता से
क्या बताते हैं आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद आता औष्टवीय, जिसको बोलने में ओठ की सहायता ली जाती है, ठीक है ना। तो औष्ठी के अंदर लिखिए आप, क्या लिखेंगे, ऊ, क्या लिखेंगे, ऊ लिखिए आप, ऊ। उसके बाद प, फ, ब, भ और म। उ, प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग होता है वो औष्टव्य के अंतर्गत आता है, जिसे औष्ठी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अब आगे लिखिए नासिका, जो नाक से बोला जाता है, ध्यान रखना आपको। इसको लिखिए, नासिका के लिए आप लिखिए जो नाक से बोले जाते हैं, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार कैसा होता है, ऐसे चंद्र बिंदु या ऐसे जो आता है वो अनुस्वार से संबंधित होता है, ठीक है ना। अब आगे आप लिखिए, अब तक आपने टेबल कितनी लिख ली होगी। अब आगे लिखिए आप, अगला जो मैं आपको बता रहा हूं, कंठ तालु। देखो अगला ध्यान रखो, आप क्या लिखा है मैंने, कंठ तालु, कंठ तालु। तो कंठ तालव्य की क्या होता है, इसमें इस प्रकार की ध्वनि निकली जाती है जिसमें कंठ और तालव्य दोनों का भी योगदान होता है, ठीक है ना। तो लिखिए कंठ तालव्य के अंदर लिखिए ए और ए आई जिसे बोलते हैं, ए और आई। आगे लिखिए आप कंठ तालव्य के बाद में। अब बनाना चाहता हूं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ समझ आया कुछ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ। तो कंठोष्ठ में आप लिखिए, यानी जिनको बोलने के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों की जरूरत, ओ औ, ओ और औ, ओ और औ जो स्वर हैं वो कंठोष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब दंतोष्ठ, आगे क्या मैंने क्या कह रहा है, दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ, दांत और ओठ दोनों में आता है व। क्या वह एक ऐसा वर्ण है जिसको आप दंतोष्ठ में सम्मिलित करते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है जीवामूल्य। और जीवामूल्य में क्या होता है, देखो जीवामूल्य या ऐसे और ऐसे जो ध्वनि आती है उनमें हम इसको यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अ क ख क वर्ग और ह कंठ में, ई च वर्ग य और स तालु में, री ट वर्ग र और स मूर्धा में, ली श ल दंता के अंतर्गत और त वर्ग पूरा दंता में, ओष्ठी में उ और प वर्ग पूरा, नासिका में अनुस्वार बोलते हैं जिसे अंग, आए समझो। तालुए ए आई, कंठ तालु, ध्यान, कंठ तालु, कंठ तालु में ए आई, कंठोष्ठ में ओ औ और दंतोष्ठ में व। अब आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह किस उच्चारण स्थल से उच्चारित होता है, दंतोष्ठ, आया समझे। तब आपको ऐसा आएगा, सुनो आएगा, ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। प्रश्न बन सकता है, ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति दंता मूर्धा तालु या कंठ। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसमें कंठ लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंठ। इस प्रकार जो आपको मैंने बताया है, आया समझ में। तो न म न म पंचवर्ण होते हैं, मुख नासिका स्थान से बोले जाते अल्प प्रत्यारों में, आया समझ। इस प्रकार मैंने जो आपको ये बताए हैं, ठीक है ना, आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आगे जो वीडियो बचेगा उसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो आपको कंठ तालु मूर्धा दंता औष्ठी नासिका कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ और जीवामूल, क्या लिखा मैंने, जीवामूल। इस प्रकार मैंने आपको 10 जो अल्प प्रत्याहार के रूप में 10 उच्चारण स्थल में बताए हैं, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिए और इसको आपको याद कर लेना है कि किस प्रकार के उच्चारण स्थल से कौन सा अक्षर निकलता है। अब ऐसे पूछा जा सकता है, ट वर्गस्य उच्चारण स्थलम अस्ति, सीधा ऐसे पूछा जा सकता है, ट वर्गस्य उच्चारण स्थलम अस्ति मूर्धा। दंता वर्गा में कहा आती, त वर्ग पूरा त है, दंता उच्चारण स्थल क वर्ग, तो त वर्ग, त थ द द न, ऐसा। अब एक प्रश्न बन सकता सीधा, ये उच्चारण स्थल कस्य तालु, ऐसा। दो प्रश्न बता रहा हूं आपको, देखो, ए वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति, ए वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति कंठ तालु, आया प्रश्न समझ आया ना। अब एक प्रश्न बता रहा हूं, देखो, द वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति, द वर्ण दंता, म वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति औष्ठी, व वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति दंतोष्ठ। इस प्रकार आपको मैंने आज
हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर उच्चारण स्थलों के बारे में बताया। कंठ, कंठ से बोलते हैं। दंत, दांत से बोलते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ से बोलते हैं। तालव्य, तालु से। तो कंठव्य, दंतव्य और तालव्य, ओष्ठव्य और यह मूर्धन्य दोनों के बीच में जो होता है जगह, जहाँ उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। ट ठ ड जी वापिस मूर्धा। अब देखो, क ख श्वास बाहर, च छ जीभ बाहर फेंक दिए, ट ठ जीभ मुड़ती है, प फ ओष्ठ, य र ल व। अब अंतस्थ और इसको आगे अपन अगले वाला वीडियोज के अंदर आपको और बताया जाएगा। और इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड की है। आप सबसे निवेदन है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार, ठीक है, ओके।